445 करोड़ रुपए। मतलब इतनी रकम में किसी भी देश को रूस की भारी भरकम एकदम बख्तरबंद मशीनरी और खतरनाक हथियारों का एक पूरा बेड़ा मिल जाता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा और खतरनाक जखीरा। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने लगभग उतनी ही रकम, मतलब कोई 413 करोड़ रुपए, सिर्फ कुछ अमेरिकी विमानों की सर्विसिंग के लिए मंजूर की है। और यही बात पहली नजर में बहुत अजीब लगती है ना? बहुत अजीब। एक तरफ तबाही मचाने वाले हथियार और दूसरी तरफ सिर्फ एक मेंटेनेंस का बिल। दोनों की कीमत लगभग बराबर। तो चलिए आज इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मकसद सिर्फ इन रक्षा सौदों के उबाऊ आंकड़े पढ़ना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत एक ही समय में रूस के भारी हथियारों और अमेरिका की हाईटेक सर्विसिंग के बीच एक बहुत ही बारीक रणनीतिक संतुलन बना रहा है। हाँ, और ये विरोधाभास असल में बहुत कुछ कहता है। जब हम 858 करोड़ रुपए के इस पूरे दोहरे ट्रैक वाले समझौते को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये भविष्य के युद्ध क्षेत्र और कूटनीति की एक बहुत बड़ी तस्वीर है। मतलब भारी हार्डवेयर और हाई टेक सर्विसिंग, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग रक्षा दर्शन शास्त्र हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस 858 करोड़ रुपए के सौदे के उस हिस्से को समझते हैं जो जमीन पर है। जमीनी सुरक्षा? हाँ, 445 करोड़ रुपए का रूसी 2S6 तुंगुस्का सिस्टम। इसे एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे मिलिट्री की भाषा में शोराड भी कहा जाता है। हाँ, शोराड। इसे रूस की कंपनी JSC रोसोबोरोनेक्सपोर्ट से खरीदा जा रहा है और ये हमारी सेना के मिशन सुदर्शन चक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, यहाँ मिशन सुदर्शन चक्र नाम ही इसकी कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरह से समझा देता है। वो कैसे? जैसे सुदर्शन चक्र का काम सुरक्षा करना और दुश्मन का अचूक विनाश करना होता है, तुंगुस्का सिस्टम को भी ठीक इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन फोकस है चलते फिरते सैन्य दस्तों को हवाई हमलों से बचाना। इसके बारे में पढ़ते हुए जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसका डिजाइन। मतलब इसका काम टैंकों और मोटराइज्ड यूनिट्स को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों या ड्रोन से बचाना है। सही कहा। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाऊं तो ये एक बेहद जरूरी VIP, जैसे कि हमारा मेन बैटल टैंक, उसके साथ चलने वाला एक हथियारों से लैस बॉडीगार्ड है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। एक ऐसा बॉडीगार्ड जो हर वक्त साए की तरह साथ रहता है। और मजे की बात यह है कि ये बॉडीगार्ड पहियों पर नहीं चलता, ये टैंक की तरह ही चेन पर, मतलब ट्रैक्स पर चलता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी फीचर है। बिल्कुल, क्योंकि दलदल, रेत या ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जहां आम गाड़ियां फंस जाएंगी, वहां ये अपने VIP टैंक के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए, युद्ध के मैदान में ये बात जीवन और मृत्यु का अंतर तय करती है। कैसे? क्योंकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम मुख्य टुकड़ी से जरा भी पीछे रह गया या कीचड़ में फंस गया तो आगे चल रहे टैंक पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे। ओह, समझ गया। और एक और बात, इस सिस्टम को चलाने के लिए 4 लोगों के क्रू की जरूरत होती है। एक कमांडर, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर। ये चारों मिलकर इस लोहे की मशीन को एक एक्टिव, सोचने समझने वाली ढाल में बदल देते हैं। कमाल है। और इसके हथियारों की कार्यप्रणाली तो सच में खौफनाक है। इसके पास दोहरी मारक क्षमता है। इसमें 30 मिलीमीटर की 2 बंदूकें लगी हैं जो 1 मिनट में 5000 गोलियां दाग सकती हैं। हाँ, 5000 गोलियां प्रति मिनट। मतलब 1 सेकंड में लगभग 83 गोलियां। ये तो हवा में शीशे की एक दीवार खड़ी करने जैसा है जिसे पार करना नामुमकिन है। बिल्कुल। और अगर दुश्मन थोड़ा दूर है तो इसमें मिसाइलें भी लगी हैं जो 8 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या सच में किसी भी मशीन को 1 मिनट में 5000 गोलियां दागने की जरूरत होती है? मतलब ये थोड़ा ओवरकिल नहीं लगता? यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो यही है। अगर हम आज के आधुनिक युद्ध के तरीके को गहराई से समझें तो इसका कारण एकदम साफ हो जाता है। अच्छा। हाँ, देखिए, आज से 20 साल पहले टैंकों को सबसे बड़ा खतरा किन चीजों से होता था? दूसरे टैंकों से या बड़े लड़ाकू विमानों से, जो दूर से ही रडार पर नजर आ जाते थे। एग्जैक्टली। लेकिन आज का युद्ध ड्रोन्स का है। आसमान में उड़ने वाले छोटे, सस्ते और बेहद खतरनाक ड्रोन्स। जो आजकल हर जगह दिख रहे हैं। बिल्कुल,
जब एक छोटा ड्रोन अचानक किसी पेड़ के पीछे से या किसी पहाड़ी की ओट से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर निकलता है तो आपके पास सोचने या मिसाइल को लॉक करने का समय ही नहीं होता। ये बात तो सच है। हमने हाल के कई वैश्विक संघर्षों में देखा भी है कि कैसे छोटे कमर्शियल ड्रोन्स में विस्फोटक बांधकर करोड़ों रुपए के भारी टैंकों को पल भर में उड़ाया जा रहा है। हाँ, और रडार के लिए भी उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो जमीन के एकदम करीब उड़ते हैं। तो यहीं पर वो 5000 गोलियां काम आती हैं। बिल्कुल। जब कोई क्रूज मिसाइल या लड़ाकू विमान 8 किलोमीटर दूर होता है तो तुंगुस्का अपनी मिसाइल का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब एक छोटा ड्रोन एकदम सिर के ऊपर आ जाए तो मिसाइल काम नहीं आती। तब तो बस अंधाधुंध फायरिंग चाहिए। हाँ, वहां एक ऐसा रडार और ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम चाहिए जो तुरंत खतरे को पहचाने और उन 30 mm की बंदूकों को कमांड दे। 1 सेकंड के भीतर हवा में 80 से ज्यादा गोलियों का एक जाल बिछ जाता है। बाप रे। अगर ड्रोन अपनी दिशा बदलता भी है ना, तो भी वो उस गोलियों के बवंडर से बच नहीं सकता। तो ये कोई फालतू का दिखावा नहीं है, ये आज की युद्ध की एक भौतिक आवश्यकता है। सही कहा। जमीन पर भारी हथियारों से बनी ये ढाल बहुत मजबूत नजर आ रही है, लेकिन जमीन पर कितनी भी अभेद्य ढाल क्यों ना हो, अगर समंदर या आसमान से कोई ऐसा खतरा आ रहा है जिसे बहुत पहले से देखा ही न जा सके, तो वो ढाल भी क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। जाहिर है, आप उस चीज पर गोली नहीं चला सकते जिसे आप देख नहीं सकते। और यहीं से इस 858 करोड़ रुपए के सौदे का दूसरा आधा हिस्सा जुड़ता है, जो पूरी तरह से हथियारों से हटकर निगरानी और मेंटेनेंस पर फोकस्ड है, जो कि अपने आप में एक बिल्कुल अलग तकनीकी दुनिया है। तो ये 413 करोड़ रुपए का सौदा अमेरिका की कंपनी बोइंग डिफेंस इंडिया के साथ हुआ है। ये भारतीय नौसेना के P-8I विमानों के लिए है, जो लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान है। अब देखिए, यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने जब इस डिपो लेवल मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा तो एक बात खटकी। क्या बात? 413 करोड़ रुपए महज कुछ विमानों की सर्विसिंग के लिए। मतलब क्या ये मोनोपोली का फायदा उठाना नहीं है? क्या बोइंग इसलिए इतने पैसे ले रही है क्योंकि दुनिया में कोई और इन विमानों को ठीक ही नहीं कर सकता? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ सर्विसिंग कहेंगे ना, हाँ। तो ये सच में बहुत महंगा लगेगा। तो फिर ये क्या है? एविएशन की दुनिया में डिपो लेवल मेंटेनेंस का मतलब आपकी कार की सर्विसिंग या सिर्फ तेल बदलना नहीं होता। P-8I विमान समंदर के खारे पानी के ठीक ऊपर बेहद कठोर परिस्थितियों में उड़ान भरते हैं। और खारा पानी तो वैसे भी धातु और इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे जबरदस्त जंग या करोजन लगता है। डिपो लेवल मेंटेनेंस में पूरे विमान को लगभग खोलकर उसके ढांचे को नंगा कर दिया जाता है। मतलब विमान को पूरी तरह से खोलकर उसके हर एक पुर्जे और सेंसर की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जांच की जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स एक्सरे और अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल करके विमान के ढांचे में उन सूक्ष्म दरारों को ढूंढते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखती। ओ, माइक्रो फ्रैक्चर्स। हाँ, इसके अलावा P-8I कोई आम पैसेंजर प्लेन नहीं है। ये पनडुब्बियों का शिकार करने वाला दुनिया का सबसे एडवांस्ड विमान है। सबमरीन हंटर। एग्जैक्टली। समंदर की गहराई में छिपी पनडुब्बी को खोजने के लिए ये विमान पानी में सोनोबॉयज या अकॉस्टिक सेंसर्स गिराता है। इसमें मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को नापते हैं। हाँ, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पनडुब्बी के धातु के वजह से होने वाले जरा से बदलाव को भी पकड़ लेते हैं। अब आप सोचिए, इन अति संवेदनशील सेंसर्स और रडार्स को कैलिब्रेट करना, उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, इसके लिए उन उपकरणों और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो केवल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर यानी बोइंग के पास होते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई खराबी ठीक करना नहीं है, ये विमान को वापस उसकी एकदम फैक्ट्री वाली कंडीशन में लाना है ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। सही समझे आप। लेकिन फिर भी क्या इसके पीछे कोई और बड़ा रणनीतिक कारण है? इतनी भारी कीमत चुकाने का? बिल्कुल है, और वो कारण है ऑपरेशनल रेडीनेस। ऑपरेशनल रेडीनेस। हाँ, रक्षा क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, सबसे बेहतरीन हथियार वो है जो जरूरत पड़ने पर काम आए। बहुत सही बात है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और करोड़ों डॉलर का विमान हो सकता है, लेकिन जब समंदर में कोई संदिग्ध पनडुब्बी दिखाई दे और आपको तुरंत उड़ान भरनी हो, तब अगर पता चले कि विमान तो खराबी की वजह से हैंगर में खड़ा है, तो क्या होगा? तब तो वो एडवांस्ड विमान महज एक बहुत महंगा कबाड़ बन जाएगा। बिल्कुल। इस भारी निवेश का सीधा उद्देश्य विमान के डाउन टाइम को कम करना है। विमान ज्यादा से ज्यादा समय तक उड़ान भरने के लिए तैयार रहें, ये पक्का करना ही इस सौदे का असली मकसद है।
ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। मतलब एक तरफ हमारे पास 445 करोड़ रुपए में रूसी हार्डवेयर है जो दुश्मन के ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए जमीन पर मौजूद है, और दूसरी तरफ 413 करोड़ रुपए में अमेरिकी तकनीक का सपोर्ट है जो हमारी नेवी की आंखों को हवा में बनाए रखता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हम इन दोनों सौदों के टेक्निकल पहलुओं से थोड़ा पीछे हटें और एक बड़ी तस्वीर देखें, तो भू राजनीति का एक बहुत ही दिलचस्प खेल नजर आता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ये एक ही समय में दो अलग-अलग रक्षा प्रणालियों और दो महाशक्तियों के साथ एक साथ काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? इस पूरी रणनीति को समझने के लिए मैं एक वित्तीय बाजार का उदाहरण सोच रहा था। कैसा उदाहरण? जैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं ना, आप अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह नहीं लगाते। आप कुछ पैसा उन भारी भरकम भरोसेमंद इंडेक्स फंड्स में लगाते हैं जो शायद बहुत हाईटेक ना हो लेकिन बुरे वक्त में हमेशा टिके रहते हैं। यहाँ हम रूस की तुलना इससे कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ पैसा आप अत्याधुनिक हाई रिस्क और हाई यील्ड वाले टेक स्टॉक्स में लगाते हैं जो भविष्य की तकनीक है, जैसे कि अमेरिका। भारत ठीक यही कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सेना जैसी महत्वपूर्ण चीज में इतनी विविधता लाना क्या सच में जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एकदम अनिवार्य है। इसे मल्टी अलाइंड प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी कहा जाता है। बहुपक्षीय खरीद रणनीति। हाँ, अगर कोई देश अपने सारे हथियार, उनकी तकनीक और स्पेयर पार्ट्स किसी एक ही देश से खरीदता है तो असल में वो अपनी संप्रभुता का एक हिस्सा गिरवी रख रहा होता है। वो कैसे? मान लीजिए कि कल को भू राजनीतिक हालात बदलते हैं, उस सप्लायर देश पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाते हैं या युद्ध की वजह से उसकी खुद की सप्लाई चेन टूट जाती है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी सेना एक झटके में पंगु हो सकती है। बिल्कुल। विमान जमीन पर ही रह जाएंगे क्योंकि उनके पुर्जे नहीं आ रहे हैं, और टैंक आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है। यही सबसे बड़ा डर होता है। इसलिए ये जो दोहरे ट्रैक वाला सौदा है, ये किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बारे में नहीं है। ये अलग अलग देशों की सबसे बेहतरीन खूबियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। सही बात है। रूस का हार्डवेयर दशकों से अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। वो रफ एंड टफ है और किसी भी मुश्किल मौसम या हालात में काम करने के लिए बना है, जैसे कि हमारा तुंगुस्का सिस्टम, जिसे किसी भी कीचड़ या बर्फ में चलाया जा सकता है। और अमेरिका का क्या? वहीं दूसरी ओर जब बात हाईटेक मेंटेनेंस, अत्याधुनिक सेंसर्स, डेटा प्रोसेसिंग और इंटेलिजेंस की आती है, तो अमेरिकी तकनीक दुनिया में सबसे आगे है। और मजेदार बात यह है कि इस रणनीति के जरिए हम किसी एक सप्लायर को अपनी मोनोपोली भी स्थापित नहीं करने देते। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। अगर कोई एक देश कल को शर्तें थोपने की कोशिश करे तो हमारे पास दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है। मतलब जहां से जो सबसे अच्छा और जरूरी मिल रहा है वो बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के लिया जा रहा है। और यही एक परिपक्व विदेश और रक्षा नीति की निशानी है। ये दिखाता है कि फैसले किसी भावना या दशकों पुरानी आदतों के आधार पर नहीं लिए जा रहे, बल्कि आज की वास्तविक जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के सारे धागों को एक साथ समेटें तो हमें यह समझ आता है कि 858 करोड़ रुपए का यह बजट सिर्फ कुछ बिल चुकाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जमीन से लेकर आसमान और समुंदर तक सुरक्षा का एक बहुत ही सघन जाल बिछाने के बारे में है। इसका एक हिस्सा जमीन पर सीधे युद्ध के मैदान में हमारे टैंकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वो तुंगुस्का सिस्टम। हाँ, वो 5000 गोलियां प्रति मिनट दागने वाला सिस्टम जो आसमान से होने वाले किसी भी ड्रोन या क्रूज मिसाइल हमले को कुछ ही सेकंड में नाकाम कर सकता है। और वहीं इसका दूसरा हिस्सा बिना किसी शोर शराबे के नौसेना की आंखों को लगातार तेज बनाए रखने पर खर्च हो रहा है। P-8I विमानों के लिए। हाँ, डिपो लेवल की इस बारीकी से की गई जांच के कारण ही हमारे विमान समंदर के ऊपर लगातार गश्त लगा पाते हैं और समंदर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को हमारी सीमाओं तक पहुंचने से पहले ही खोज निकालते हैं। शुरुआत में यह सोचना वाकई अजीब लग रहा था कि एक सर्विसिंग के बिल और एक विनाशकारी हथियार प्रणाली की कीमत लगभग बराबर कैसे हो सकती है, लेकिन इस पूरी तकनीकी और रणनीतिक कार्य प्रणाली को समझने के बाद अब ये एकदम साफ हो गया है। हाँ, क्योंकि आधुनिक युद्ध में भारी मारक क्षमता जितनी जरूरी है, उतने ही जरूरी वो तकनीक और मेंटेनेंस भी है जो दूर से ही खतरे को भांप सके। एकदम सही।
हथियार का होना ही काफी नहीं है, उस हथियार के पीछे का दिमाग और उसकी निरंतरता भी उतनी ही अहम है। और शायद भविष्य के युद्ध इसी निरंतरता और तकनीकी श्रेष्ठता के दम पर ही लड़े और जीते जाएंगे। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, आज के इस गहन विश्लेषण को भी एक ऐसे विचार के साथ छोड़ते हैं जो इस चर्चा से आगे की सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। हमने देखा कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस के रफ एंड टफ हार्डवेयर और अमेरिका की अत्याधुनिक सेंसिंग तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे भविष्य में युद्ध और ज्यादा डिजिटल होते जाएंगे, जहां सब कुछ एक नेटवर्क से जुड़ा होगा, जहां हवा में उड़ने वाला एक ड्रोन सीधे जमीन पर मौजूद टैंक को रियल टाइम डेटा भेजेगा, तो एक बहुत बड़ी तकनीकी दीवार खड़ी हो सकती है। ये एक बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि अलग-अलग देशों के सिस्टम्स के अपने खुद के सुरक्षित रेडियो फ्रीक्वेंसी और इनक्रिप्टेड डेटा लिंक्स होते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए जरा, क्या 5000 गोलियां प्रति मिनट दागने वाला वो रूसी बॉडीगार्ड और आसमान से समंदर की गहराई नापने वाली वो अमेरिकन आंख भविष्य के डिजिटल युद्ध क्षेत्र में एक ही नेटवर्क पर एक दूसरे से बात कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, जब सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक के आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग हों, तो दो अलग-अलग महाशक्तियों की तकनीकों को एक साथ इंटीग्रेट करना और उनके बीच डिजिटल तालमेल बिठाना आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा। इसी विचार और सवाल के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके पीछे छिपे कुछ नए और दिलचस्प तथ्यों के साथ।